मैं जैसे ही ऑफिस से थका हारा घर पहुंचा, इसी वक्त मैंने देखा कि पायल तैयार खड़ी थी। उसने बहुत ही अच्छा ड्रेस पहना हुआ था। उसे देखते ही मेरी सारी थकान दूर हो गई। मगर जैसे ही उसने कहा कि उसे अपने मायके जाना है और वह इसलिए तैयार हुई है, तो मेरा सारा मूड ऑफ हो गया। देखो पायल, तुम कल चली जाना, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ। मैंने उसे टालने की कोशिश की, मगर वह अपनी जिद पर अड़ी रही। नहीं अमन, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है, प्लीज़ आप मुझे छोड़ आए। इसकी बात सुनकर मैंने हामी भर ली। अभी हमारी शादी को 1 महीना ही हुआ था और वे तकरीबन हर हफ्ते ही मायके जाया करती थी, मगर फिर भी इसका दिल नहीं भरता। मगर मैं भी क्या करता, मुझे पायल से बहुत मोहब्बत हो गई थी। इसकी कोई बात टालना मुश्किल हो जाया करता था। मजबूरन मैंने उसे थोड़ा इंतज़ार करने का कहा और फ्रेश होकर उसे मायके पहुंचाया। इसने कहा था कि मैं इसे रात को लेने आऊं। मैंने जल्दी से वापसी का रास्ता लिया क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था। आज तबीयत भी कुछ अच्छी नहीं लग रही थी, मगर ये बात मैं पायल को ना कह पाया। मैंने जैसे ही गेट के सामने अपनी कार रोकी, तो अचानक मेरी नज़र मेरे पड़ोसी के घर की तरफ उठी। तो मुझे हैरत का झटका लगा, क्योंकि उनकी छत पर जो तार लटक रही थी, उसमें हूबहू वही जोड़ा लटक रहा था जो मैंने अभी अभी पायल को पहने हुए देखा था। वही रंग, वही प्रिंट। में काफ़ी देर तक इसी तरफ देखता रहा। कैसा अजीब इत्तेफाक है, मैंने दिल में सोचा। हो सकता है पायल ने और भाभी ने साथ में शॉपिंग की हो, एक जैसा ड्रेस लिया हो। मैं उन्हीं सोचों में गुम था और जैसे ही चौकीदार ने गेट खोला, तो मैं कार अंदर ले गया। मैंने नौकर को कहा कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं कुछ देर आराम करूंगा। इस दिन मैंने इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया। अक्सर इस तरह के इत्तेफाक होते रहते हैं। मैं रात को पायल को वापस ले आया था, लेकिन मैं से ये बात बताना भूल गया कि यही ड्रेस पास वाले के पास भी है। लेकिन 2 दिन बाद मेरी हैरत की इंतहा न रही, जब पायल ने मुझे कहा कि वह अपने मायके जाना चाहती है क्योंकि आंटी की तबीयत ठीक नहीं है। इस वक्त वे फिरोजी रंग के बेहद खूबसूरत लिबास में थी। मैंने उसे प्यार की नज़र से देखा और इसी वक्त उसके मायके पहुंचा। लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंचा तो दंग रह गया, क्योंकि मेरे पड़ोसी की छत पर आज वही सूट लटक रहा था जो पायल पहन कर गई थी। ये कैसे हो सकता था, मुझे बहुत अजीब लगा। लेकिन इस बार भी मैंने इसे महज इत्तेफाक समझा और अपने काम से काम रखा। लेकिन जब तीसरी बार ऐसा हुआ, तो ये इत्तेफाक मेरे शक में बदल गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि पायल मायके का कहकर मेरे पड़ोसी के घर जाया करती हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? इसे तो मैं खुद अभी अभी मायके छोड़ कर आया था और इसका मायका था भी काफ़ी दूर। इतनी जल्दी ये सब कैसे हो सकता था? इस दिन मुझसे रहा ना गया और मैं वापस अपनी ससुराल की तरफ गया। जैसे ही वहां पहुंचा, तो देखा पायल इसी लिबास में थी और मुझे देखकर हैरान रह गई। अमन, आप अब तक गए नहीं? इसने हैरानी से पूछा, तो मैं कुछ शर्मिंदा सा हो गया और दिल ही दिल में खुद को कोसा। भला मैं भी क्या बेतुकी बातें सोचे जा रहा था। पायल के माँ बाप का घर तो हमारे घर से काफ़ी दूर था, भला वे वहाँ कैसे जा सकती थी? मैंने दिल ही दिल में खुद को बताया और घर वापस आ गया और अपने पड़ोसी राहुल के घर की तरफ गौर से देखा, जहाँ अभी वही जोड़ा टंगा हुआ था। मुझे अब एक पल भी सुकून नहीं आ रहा था। इत्तेफाक 1 बार 2 बार हो सकता है, बार बार नहीं। लेकिन मैं ये बात जुबां पर लाने से घबराता था। अभी मेरी शादी को दिन ही कितने हुए थे और पायल को कितनी तकलीफ होती मेरी बात से। ये सोचकर मैं खामोश हो गया। मुझे याद आ रहा था, जिस दिन मेरी शादी हुई थी और मैं पायल को विदा करके घर लेकर आया था, इसी वक्त मेरा पड़ोसी राहुल मेरे घर मुबारक देने के लिए आया था और इसने अफसोस किया था कि वह शादी में ना आ सका, क्योंकि इसकी भी आज ही शादी थी। इसकी बात सुनकर मैं खुश हुआ और हैरत में पड़ गया। मैंने हंसते हुए से गले लगाकर मुबारकबाद दी और उसने अपने साथ लाए हुए मिठाई के डब्बे में से एक लड्डू निकालकर ज़बरदस्ती मुझे खिलाया और वह बहुत खुश लग रहा था अपनी शादी से। खैर, खुश तो मैं भी बहुत था। मेरी पसंद की शादी थी पायल से। जब मैंने इसे पहली बार देखा था, इसी वक्त इसे दिल दे बैठा था। वे मेरे ऑफिस में आई थी मेरी सिक्योरिटी से मिलने। वे मेरी सिक्योरिटी मारिया की दोस्त थी और इन दोनों को शॉपिंग के बाद एक साथ लंच पर जाना था, जिसके लिए मारिया मुझसे पहले ही छुट्टी का कह चुकी थी। इत्तेफाक से इस वक्त मुझे किसी काम से बाहर जाना था। जैसे ही मैं अपने ऑफिस से निकला, तो सीधा इसी पर नज़र पड़ी और फिर इसे देखा तो देखता ही रह गया। मुझे इस तरह अपनी तरफ देखता पाकर वे थोड़ी नर्वस हो गई और मैंने जल्दी से अपना रुख मोड़ लिया।
मैं ना चाहते हुए भी वहाँ से निकल आया और जैसे ही मैंने मुड़कर देखा, वे दोनों भी बातें करती हुई मेरे ही पीछे बाहर निकली थी। पायल मारिया की किसी बात पर खिलखिलाकर हंसी थी और उसके लंबे बाल हवा में लहराते हुए इसके चेहरे पर आ रहे थे, जिन्हें वे बार बार पीछे कर रही थी। मैंने मौका देखकर मारिया से कहा कि अगर वे चाहे तो मैं उनको लिफ्ट दे सकता हूँ, क्योंकि मैं भी वहीं जा रहा हूँ। मैंने झूठ बोला क्योंकि मुझे इस तरफ नहीं जाना था जहाँ उनका प्रोग्राम था, मगर दिल के हाथों मजबूर होकर मैंने उनको कहा था। मेरी बात पर मारिया बहुत खुश हुई और पायल का हाथ पकड़कर कार में बैठ गई, जबकि पायल कुछ झिझकते हुए बैठी थी। मेरा दिल जैसे हवाओं में उड़ने लगा। मैं बैक मिरर से उसे ही देखे जा रहा था और इसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि अपना जीवन साथी सिर्फ और सिर्फ पायल को ही बनाऊंगा। मैं इसकी मोहब्बत में इस कदर गिरफ्तार हो चुका था कि मुझसे सब्र न हो सका और 2 दिन बाद ही मैंने मारिया को सब कह दिया। वह मेरी बात सुनकर बहुत खुश हुई और इसी ने बताया कि पायल एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है और जॉब करके अपने माँ बाप के और अपने छोटे बहन भाइयों के खर्चे उठाया करती है। मारिया, मुझे इसके बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं, बस मुझे वे पसंद है। आप बताइए कि मैं कब जाऊँ उनके घर। मैंने पूछा तो उसने जल्दी ही बताने का वादा किया और इसी तरह चंद दिनों बाद मैं अपनी माँ को लेकर उनके घर चला गया, जहाँ हमारी खूब आओ भगत हुई और पहली बार में ही रिश्ता मंजूर कर लिया गया। मेरी खुशी का कोई ठिकाना न था। माँ भी तैयारियों में बिजी हो गई थी, क्योंकि वे मेरे साथ नहीं रहती थी। उनको अपने घर के सिवा कहीं मज़ा नहीं आता था, जबकि मैं जॉब की वजह से कानपुर में रहता था, जहाँ एक बहुत बड़ी कंपनी में मुझे बेहतरीन पोस्ट पर रखा गया था और यह बंगला कार सब कंपनी की तरफ से था। मुझे बहुत अच्छा पैकेज दिया जाता था और बोनस वगैरह भी मिलता था। अगर कभी मुझे बाहर जाना पड़ता तो कंपनी और ज़्यादा पैसे दे दिया करती थी। मैं अपनी जॉब और लाइफ स्टाइल से बहुत बेफिक्र था और जब से पायल मेरी ज़िंदगी में आई थी, अब तो लगता था कि कोई कमी नहीं थी ज़िंदगी में। मैं हर वक्त भगवान का शुक्र अदा किया करता था। पायल भी मेरा बहुत ख्याल रखा करती थी और वह हर तरह से एक बेहतरीन जीवन साथी साबित हुई थी। मगर जब से ये सिलसिला शुरू हुआ, मेरी रातों की नींद हराम हो गई। अब तो मैं पायल से कोई बात भी नहीं कर पाता था। जब भी वह मायके जाने का कहती, मुझे बहुत गुस्सा आ जाया करता। एक दिन तो मैं चिल्ला उठा, सारा दिन माँ के घर जाने के बारे में सोचती रहती हो, एक बार भी तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आता कि मैं क्या चाहता हूँ। मेरी आवाज़ ऊंची हो गई थी, जिसे सुनकर वे सहम गई। क्या हो गया अमन, मुझसे कोई गलती हो गई? वह अचानक से आंसू बहाने लगी। इसकी हसीन चेहरे पर डर के आंसू थे, जैसे इसने कोई भूत देख लिया हो। मेरा दिल इस तरह देखकर पिघल गया और मैंने इससे अपने रवैये की माफ़ी मांगी और कुछ ही देर बाद इसे इसके मायके छोड़ आया। लेकिन वापसी पर फिर वही जोड़ा मुझे राहुल के घर लटका हुआ दिखाई दिया। मुझे दहशत होने लगी थी। मैंने अपने सर को दबाना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे सर पर हथौड़े मार रहा हो। मैं अपने आप को यकीन दिलाने अपने ससुराल वापस जाया करता और पायल और उसके घर वाले मुझे अजीब नज़रों से देखा करते और मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर वहाँ से उल्टे कदमों वापस चला आता। क्या हो रहा था मेरे साथ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब तो पायल भी मुझसे डर कर रहने लगी थी। मैं सारा दिन चिड़चिड़ा रहने लगा। ऑफिस में भी लोग मेरी शिकायत कर रहे थे। अगर ये जॉब चली जाती तो मैं कहीं का न रहता और इसलिए मुझे अपने दिल दिमाग को फ्रेश करना पड़ता। मगर जिसने दिल और दिमाग में इतने वहम जमा लिए हों, वे भला कैसे ठीक रह सकता था। मजबूरन मैंने बीमारी का बहाना करके 2 हफ्ते की छुट्टी ले ली। उन्हीं दिनों मैंने नोट किया, पायल कुछ परेशान और दुखी सी रहती है। कभी कभी मुझे महसूस होता कि वह रात को कमरे से निकल जाया करती थी और जब मैं उठकर उसे पूरे घर में ढूंढता तो कहीं न मिलती। मजबूरन जैसे ही मैं कमरे में आता तो वह बेड पर सो रही होती। एक रात मैंने उसे जगाया, पायल कहाँ गई थी तुम? तब वह हैरत से मुझे देखने लगी। अमन, आपको दिखाई नहीं देता? मैं तो सो रही थी, बल्कि बाहर से तो आप आ रहे हैं। शायद वे उल्टा मुझे शक भरी नज़रों से देखने लगी। इसकी बात पर मैं खामोश हो गया और कोई जवाब दिए बिना अपनी जगह पर लेट गया। हो सकता है मैंने कोई ख्वाब देखा था। इस दिन के बाद से पायल उखड़ी सी रहने लगी थी। मैंने बहुत बार पूछा कि क्या परेशानी है, तो अजीब नज़रों से मुझे देखा करती और कहती, क्या हो गया है आपको अमन? मुझे आपके दिमाग की हालत कुछ ठीक नहीं लगती। इसके इस तरह देखने पर मैं अपना सर पकड़ लेता। वे ठीक तो कह रही थी, मैं आजकल उल्टी सीधी बातें ही तो करता रहता था, लेकिन अब की बार मैंने सोच लिया था कि इस परेशानी को हल करना ही पड़ेगा। और जैसे ही पायल को मायके छोड़कर वापस आया तो हमेशा की तरह वही जामुनी रंग का जोड़ा राहुल के घर पर छत पर टंगा हुआ मिला।
मैं कुछ सोचकर अंदर गया और सीधा सीढ़ियाँ चढ़ते हुए छत पर पहुंचा। मेरी और राहुल की छत बिल्कुल मिली हुई थी। मैंने चारों तरफ देखने के बाद उसकी छत लांगी और तार पर टंगे कपड़ों को हाथ लगाकर देखा तो वे ताज़ा ताज़ा धुले हुए थे। उनमें से पानी टपक रहा था। मैंने कमीज़ के दामन को बीच में से फाड़ डाला और नफरत से उन कपड़ों को देखने लगा जिन्होंने मेरी ज़िंदगी अजाब कर दी थी। मेरे तन बदन में आग लगी हुई थी। मैं जैसे आया था वैसे ही वापस चला गया और दोबारा अपने ससुराल की तरफ का रुख किया। आज मुझे सच का पता लगाना था और आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना था। मैंने तेज रफ्तार के साथ कार चलाई और जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया तो पायल ने ही दरवाज़ा खोला। वे मुझे देखकर हैरान नहीं हुई थी क्योंकि मैं हमेशा ही वापस आ जाया करता था, मगर उसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई क्योंकि इसकी कमीज़ का दामन बीच में से फटा हुआ था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने फाड़ा था। ये सब देखकर ही मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं अपनी होशो हवास खो बैठा और बिना सोचे समझे पायल के गाल पर जोर का थप्पड़ दे मारा। वे इस हमले के लिए तैयार नहीं थी और चक्कर खाकर गिर पड़ी और जोर जोर से चिल्लाकर सबको बुलाने लगी। माँ, भाई, बाबा, इसके इस तरह चिल्लाने पर सब इकट्ठे हुए और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने इसका हाथ पकड़ कर खींचा, चलो मेरे साथ। तब माँ बोली, क्या हो गया है बेटा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरे सास ससुर हैरान परेशान बीच में आ गए और पूछने लगे। मेरी सांस फूल गई थी। अब ये सब आप अपनी बेटी से क्यों नहीं पूछते कि किसको बेवकूफ़ बना रही है ये? मैं इसकी तरफ इशारा करके उनको बताने लगा, मगर बेटा इसने क्या किया है? मेरे ससुर ने मेरा हाथ थाम कर नरमी से पूछा। अंकल, इससे पूछे इसकी कमीज़ कैसे फटी है। मैंने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए बड़ी मुश्किल से कहा। मेरी बात पर वे सब चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन इसकी कमीज़ तो अभी अभी गेट के अंदर आते हुए दरवाजे पर लगी कील में फंस कर फटी है बेटा। वह सब एक जुबान होकर मुझे बताने लगे और पायल अभी तक ज़मीन पर बैठी आंसू बहाए जा रही थी। नहीं, ये नहीं हो सकता, आप सब लोग इसके साथ मिले हुए हैं, इसके झूठ में इसका साथ दे रहे हैं। मैं अब आपे से बाहर हो चुका था और पायल को ज़बरदस्ती घसीटता हुआ वहाँ से ले आया। इसके माँ बाप मिन्नतें करने लगे मगर मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सारे रास्ते पायल रोती रही मगर मुझे अब इस पर तरस नहीं आ रहा था। घर पहुंचकर मैंने इसे बालों से पकड़ा और बताओ क्या चक्कर है तुम्हारा राहुल के साथ? मेरी बात पर इसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। ये आप क्या कह रहे हैं अमन? वे चीख रही थी लेकिन मुझे अब इसकी परवाह नहीं थी। मैं कोई गिरा हुआ बेगैरत इंसान नहीं था जो आंखों देखी मक्खी निगल लेता, मगर वे लगातार इनकार किए जा रही थी। मेरा गुस्से से बुरा हाल था। मैंने उसे कहा कि अगर वह सच बता देगी तो मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा, बस एक बार अपनी बात मान ले। मुझे लग रहा था मेरी रगें फट जाएंगी और तभी अचानक मैंने देखा वहाँ पुलिस पहुँच गई और एक लेडी कांस्टेबल ने आते ही पायल को मेरे हाथों से छुड़ाया और उसे सोफे पर बैठाकर इसका बयान लेने लगी, जबकि मुझे हथकड़ी पहना दी गई। ये सब क्या है? मैं चिल्लाया। ये तो बेटा अब आपको थाने चल के पता लगेगा। वे पुलिस वाला हंसने लगा और मुझे घसीटता हुआ पुलिस की गाड़ी में डाल दिया, जबकि जाते वक्त मेरे कानों में पायल की आवाज़ लगातार गूंजती जा रही थी। ये मेरा पति पागल है, पहले दिन से ही इसे ये पागलपन के दौरे पड़ते आ रहे हैं। ये पायल पुलिस को बताई जा रही थी और मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। वह जिसे मैंने दिलो जान से चाहा वे क्या कह रही थी। आज दूसरा दिन था, मैं लॉकअप में था और पायल ने मेरी खैर खबर तक न ली और मुझे यकीन नहीं आ रहा था जो कुछ उसने पुलिस को बताया। इसने कहा कि मैं एक दिमागी मरीज़ हूँ और मुझे दौरे पड़ते हैं, तब मैं इस पर जुल्म करता रहता हूँ। इसका कहना था कि इसने कभी ये बात अपने माँ बाप को नहीं बताई, मगर इस दिन उन्होंने अपनी आंखों से सब देख लिया। मगर जो सबसे ज़्यादा झटके वाली बात थी ये वे थी कि उस रात पुलिस को राहुल ने कॉल की थी, जो मेरा पड़ोसी था और जिसकी वजह से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। मुझ पर हैरत के पहाड़ टूट रहे थे। ये सब क्या था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पायल ने मुझ पर केस दर्ज करा दिया और ना जाने क्या क्या इल्ज़ाम लगाए। मेरे माँ बाप भरपूर कोशिश में लगे हुए थे लेकिन मेरी ज़मानत नहीं हो पा रही थी। केस के मुताबिक मेरा मेडिकल चेकअप होना था और रिपोर्ट के बाद ही मेरी ज़मानत हो सकती थी। और 2 दिन बाद जब साइकोलॉजिस्ट ने मुझसे सवाल किए तो मैंने उनको सारा किस्सा सुना दिया, जिसे सुनकर वह भी मुझे ऐसी नज़रों से देखने लगे जैसे मैं कोई पागल हूँ। उनके इस तरह देखने पर मुझे अचानक गुस्सा आ गया। आपको क्या लगता है मैं पागल हूँ? मैंने गुस्से में आकर पूछा तो वो मुझे समझाने लगे। देखिए मिस्टर अमन,
आप जो किस्सा बयान कर रहे हैं वे नामुमकिन सी बात है। कोई कोइंसिडेंट एक दो बार हो सकता है लेकिन बार बार नहीं। वे यही कहता जा रहा था जबकि मेरा गुस्सा बढ़ने लगा। डॉक्टर साहब, यही तो मैं समझा रहा हूँ कि वे कोइंसिडेंस नहीं था। मैं वापस से बाहर होता जा रहा था और डॉक्टर ने मेरी हाँ में हाँ मिलाकर मुझे खामोश करवा दिया। जबकि अपनी रिपोर्ट में उन्होंने मुझे एक दिमागी मरीज लिख दिया, जिसके नतीजे में जज साहब ने मुझे 2 महीने तक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि मैं पागल नहीं हूँ, मगर वहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। सब मुझे रहम भरी नज़रों से देखे जा रहे थे। हॉस्पिटल में मुझे हर जगह यही सुनना पड़ा, बेचारा कितना अच्छा नौजवान है, देखो न जाने क्या सदमा लगा है कि अपने होश खो बैठा है। एक नर्स ने मुझे देखकर दूसरी से कहा, जबकि मैं वाकई में पागलों की तरह अपना हाल बना बैठा था। उन 2 महीनों में जो कुछ मेरे साथ हुआ चुका था वे सब मेरी समझ से बाहर था। शायद मैं वाकई में पागल हो चुका था। मुझे पागल खाने में 1 हफ्ता हो चुका था जब मुझे कोई मिलने आया। मैं मुलाकात वाली जगह पर पहुंचा तो वहां राहुल और पायल को देखकर मुझे झटका लगा। तुम दोनों साथ में। मैं बस इतना ही कह सका था, हाँ अमन, हम दोनों साथ में इसलिए आए हैं कि तुम्हें तुम्हारा कसूर बता सकें। वह मुस्कुराया। तुम्हें तानिया याद है? अचानक इसने पूछा। कौन तानिया? अमन ने हैरत से कहा। हाँ, तुम्हें कैसे याद होगी भला, क्योंकि तुमने कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक न जाने कितनी लड़कियों से नजरें लड़ाई होंगी, जिसमें से एक लड़की तानिया भी थी, जो कि मेरी छोटी बहन थी। वे दूसरी लड़कियों से बहुत अलग थी, बहुत अच्छी थी। वे तुम्हारे टाइम पास को सच्ची मोहब्बत समझ बैठी, और जब तुमने इससे शादी से इनकार कर दिया कि तुम उसे सिर्फ अपना दोस्त समझते थे और कुछ नहीं, तब उस मासूम लड़की ने अपनी जान देने की कोशिश की, छत से कूदकर, जिसके नतीजे में वह बच तो गई मगर हमेशा के लिए अपाहिज हो गई, और अब तक वे बिस्तर पर ही सिर्फ दवाइयों के जरिए जिंदा है। मैं जब भी अपनी बहन को इस हालत में देखता हूँ तो मुझे इस शख्स से सख्त नफरत महसूस होती है। फिर एक दिन मुझे तानिया की डायरी मिल गई, जिसमें उसने तुम्हारे बारे में सब कुछ लिखा था, और इसी दिन मैंने तुमसे बदला लेने की ठान ली। मैं तुम्हें बर्बाद कर देना चाहता था। सबसे पहले तो मैंने तुम्हारे घर के साथ वाला घर खरीद लिया। पायल, जो मेरे ही ऑफिस में काम करती थी, इसकी छोटी सी जॉब थी। बड़ी मुश्किल से इसके घर का खर्च चलता था, मगर वे बहुत हसीन थी, इसलिए मैंने पायल को भारी रकम के बदले ये सब नाटक करने का कहा। और मेरी खुशी की इम्तिहान ना रही कि तुमने पायल को पहली ही नज़र में पसंद कर लिया। मुझे अंदाज़ा था कि तुम पायल जैसी हसीन लड़की को कभी इग्नोर नहीं कर सकते, और तुमने शादी कर ली पायल से। और फिर मैंने अपना जो प्लान बनाया था उस पर काम करना शुरू कर दिया। पहले तो मैंने कई दिन तक मेरे घर की तरफ नहीं देखा, मगर एक दिन तुम्हारी भटकती हुई नज़र मेरी छत पर पड़ गई। मैं बिल्कुल पायल जैसे कपड़े खरीदता था। पायल मुझे फ़ोन करके बताती थी कि आज मैं ये कपड़े पहनूंगी, और वही कपड़े मैं धोकर रस्सी पर डाल देता था, जो कि तुम्हारी बर्बादी का सबब बनी। और यही नहीं, मैंने पायल को कुछ ऐसी मेडिसिन भी दी थी जिससे तुम बात बात पर अपना होश खो बैठते और गुस्से में आ जाया करो, ताकि सब तुम्हें पागल समझे। ये सब बताते हुए वे कुछ खुश लग रहा था। इसके लबों पर हंसी थी, जबकि पायल खामोश खड़ी थी। मुझे आहिस्ता आहिस्ता सब याद आने लगा। अब मुझे गुस्सा नहीं आया करता था, क्योंकि मैं एक नरम मिजाज का बंदा था, और वे सब राहुल की दी हुई मेडिसिन का कमाल था, जबकि यहाँ मुझको सुकून से रहने की दवा दी जाती थी। अब मुझ पर पागलपन के दौरे नहीं पड़ा करते थे, और आज भी मैं अपने पूरे होशो आवाज़ में था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने होठ बोलने के लिए खोले। तानिया के साथ जो कुछ हुआ इसका मुझे बहुत अफसोस है, मगर तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी। मैं और तानिया क्लास फेलो थे, लेकिन तानिया जिस अमन को चाहती थी वे हमसे सीनियर था। मेरी तो तानिया से कभी हेलो हाय भी नहीं हुई। वह हर वक्त फाइनल ईयर के अमन के साथ दिखाई दिया करती थी, जो बहुत ही ज़्यादा याश किस्म का अमीर ज़्यादा था, और रोज़ एक नई लड़की को फांसा करता था। मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था कि तानिया ने क्यों यूनिवर्सिटी आना छोड़ दिया। मुझे बस अपनी पढ़ाई से मतलब था, और जब तुमने तानिया की डायरी में अमन नाम लिखा देखा, और बदकिस्मती से इसकी क्लास फेलो में जो अमन था वे मैं था, और तुमने बस इसके क्लास फेलो में मुझे देखकर समझ लिया कि मैं ही वह अमन हूँ, और आ गए मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने। कम से कम एक बार किसी से पूछ तो लेते कि तानिया के साथ कौन होता था। सदमे में और तकलीफ से मेरा बुरा हाल था। मुझे इस जुर्म की सज़ा मिली थी जो मैंने किया ही नहीं था। मेरी कहानी सुनकर राहुल और पायल सदमे में आ चुके थे। उन दोनों के चेहरे दिखने लायक थे, जबकि मैं बेफिक्र था कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया था। इस दिन तो वे दोनों चले गए, और 2 दिन बाद मुझे रिहाई मिल गई। राहुल ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया, और पायल ने भी। जब मुझे अंदाज़ा हुआ तो मैंने ही जल्दी अपने
वकील से बात की और उन दोनों को माफ़ कर दिया। मैं जानता था उन्होंने जुर्म किया था, मगर पायल ने गरीबी से तंग आकर यह ऑफ़र स्वीकार किया। वो इसकी बीमार बाप की दवाइयाँ और घर के खर्चे पूरे नहीं कर पा रही थी, और राहुल ने बदले की आग में ये सब किया और मैं अपने घर वापस आ चुका था। लेकिन मुझे बहुत हैरत का झटका लगा जब मैंने वहाँ पायल को अपना रखवाला पाया। पायल, तुम यहाँ? हाँ अमन, मैं आपकी गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दें। और अगर थोड़ी सी भी जगह है आपके दिल में मेरे लिए तो मुझे अपनी ज़िंदगी से ना निकालें। मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है अमन। आप जैसा इंसान आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मैं आपको हरगिज़ खोना नहीं चाहती। वे सिसकते हुए मेरे कदमों में गिर गई। इसका पूरा वजूद काँप रहा था। मैं लाख उससे नफ़रत करने की कोशिश करता, मगर यह दिल इसके एक आंसू बहाने पर पिघल जाता। यह मेरी बीवी थी। मैंने उसे अपने हाथों से थाम कर उठाया और उसके आंसू पोंछे। अगर तुम वाकई में अपने किए पर शर्मिंदा हो तो पायल, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, मगर ये याद रखना मैं भी इंसान हूँ। बार बार माफ़ी शायद ना दे सकूँ। मेरी बात पर वे फूट फूट कर रोने लगे और मैंने दिल में सोचा, ये पछतावे के आंसू हैं। इसका मतलब पायल को वाकई मुझसे मोहब्बत हो गई थी। मैं भगवान का शुक्र अदा कर रहा था जिसने मुझे मेरा इज्जत और मान वापस लौटा दिया, वरना एक गलतफहमी की बुनियाद पर मेरी ज़िंदगी तबाह होने जा रही थी। लेकिन अब मेरी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो चुकी थी। पायल और मैं बहुत खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे थे। धन्यवाद दोस्तों।